हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल नीट अल्केमी पर मैं जितेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करेंगे, वो है नीट 2023 के स्ट्रेटजी पर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए, एग्ज़ाम क्या पूरे लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने टारगेट को पाने के लिए किस तरह की प्लानिंग करते हैं। यदि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है तो प्रॉपर प्लानिंग से आप अपने टारगेट को बहुत इजी वे में पा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, तो आप हार्ड वर्क करके भी फेलियर हो सकते हैं। तो आज मैं नीट 2023 के स्ट्रेटेजी पर आपसे बात करूंगा, पूरा टेक्निकल आपसे डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो लिमिटेड डेज, नियर अबाउट 90 to 100 डेज बचे हैं, उसके लिए हम किस तरह की प्लानिंग करें। तो देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करूं। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स के लैंग्वेज पर आपसे बात करता हूं। सपोज मेरे पास एक आयरन राड है, सपोज ये मेरे पास एक राड है। इस राड को मैं वॉल के अंदर डालना चाहता हूं, दीवार के अंदर गाड़ना चाहता हूं। सपोज मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है मेरे पास, मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स मैं उसमें लगा सकता हूं। अब मैं उसको दीवार में लेके हैमरिंग करने लगा, उसको मैं हथौड़े से मारने लगा, लेकिन वो दीवार के अंदर जा ही नहीं रहा है। मेरे पास मजबूरी है कि मेरा एफर्ट 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स में नहीं लगा सकता। तो मेरे पास एक आइडिया है। अब यदि मैं उसके एक एंड को, एक सिरे को पॉइंटेड कर लूँ, नुकीला कर लूँ और फिर उस पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊँ, तो हो सकता है 10 न्यूटन भी ना लगाना पड़े और वो दीवार के अंदर चला जाए। आप इस बात से समझ गए होंगे कि फोर्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेक्निक, प्लानिंग, कि आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आज हम इस बात पर डिस्कस करें कि हम इस बचे हुए दिन में किस तरह की प्लानिंग करें। हम कैसे अपने पूरे सिलेबस को, 11th और 12th के सिलेबस को किस तरह से प्लान करें कि हम इस लिमिटेड डेज में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, जिस तरह से मैंने आपको आयरन रॉड का एग्जाम्पल दिया। तो देखिए, सबसे पहली प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो नीट का सिलेबस है, वो सिलेबस पर हमारा इस तरह का कमांड होना चाहिए कि कितना, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने वेटेज का है, कितना कंटेंट्स हैं, किसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड है, किसमें बिना न्यूमेरिकल्स के हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस फिजिक्स के चैप्टर का नेचर कैसा होता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह का अपने को प्लानिंग करना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करें। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है क्लास 11 का, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो कि पूरे चैप्टर वाइज हमने यहाँ पर वेटेज लिखा हुआ है। ये एक अप्रोक्स वेटेज है, ये कंप्लीट डिक्लेयर्ड किसी एजेंसी से या फिर एनटीए से डिक्लेयर्ड नहीं है। ये हमने गेस किया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसे हमने गेस किया है कि किस एग्जाम को नीट में, किस चैप्टर को नीट में कितना वेटेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन मस्ट, मैंने आपको क्लास लेते समय ही बताया है कि यूनिट एंड मेजरमेंट से 1 और 2 क्वेश्चन 100% आता है, जिसमें मैं क्लास में कंप्लीट आपसे प्लानिंग करता हूं। आप मेरे YouTube के लाइव क्लास में आते होंगे या स्पेशल क्लास में आप आते होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं हर चैप्टर पर यह बात जरूर डिस्कस करता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट पर 1 क्वेश्चन का 2% का वेटेज है। काइनेमेटिक्स पर 1 क्वेश्चन का, काइनेमेटिक्स में अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली। इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉस ऑफ मोशन में 3 मार्क्स का, नियर अबाउट 7% का वेटेज होता है। लॉस ऑफ मोशन को आपको बहुत अच्छे से करना है, जैसे इसमें फ्री बॉडी डायग्राम है, न्यूटन्स के रूल्स हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इस पर तो क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर भी 2 क्वेश्चन, बहुत छोटा सा चैप्टर है और 2 मार्क्स का, उसमें 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है। सेंटर, इसके बाद देखें अपन सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन फाइंड करने को आता है। सेंटर ऑफ मास पर किसी ट्राइंगल का या फिर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पर हो सकता है। तो मास और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा वेटेज वाला हमारा चैप्टर होता है और आपको मालूम है कि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, क्योंकि फार्मूले भी बहुत है इसमें। तो अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए जितना क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मार्क्स का वेटेज ये हो सकता है, 3 क्वेश्चन का, सॉरी।
इसके बाद रोटेशनल मोशन पर पर्टिकुलर 1 हमने अलग से लिया हुआ है, ग्रेविटेशन पर 2, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो ग्रेविटेशन भी आपका बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है, क्योंकि आप ग्रेविटेशन में और साथ में थोड़ा सा मोशन ऑफ सैटेलाइट को आप सिस्टमेटिक पढ़ के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैकेनिक्स 2, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैंने देखा है हर साल नीट में उससे 2, 3, 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और बहुत इजी चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। यदि आपको ग्राफ पर अच्छा कमांड है तो आप थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज वाला है, इसको आपको ज़्यादा टाइम देके करना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 लिया है, कभी उसमें से आता है कभी नहीं आता, बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पर क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फिर वेव और ऑक्सीलेशन। वेव और ऑक्सीलेशन को हम एक साथ काउंट करें तो 3 क्वेश्चन का वेटेज उससे होता है, जिसमें सिंपल पेंडुलम पर, स्प्रिंग के सिंपल हार्मोनिक मोशन पर और डॉपलर इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन आता ही है। तो इस प्लानिंग पर आप अपने 100 डेज को, जितना भी दिन आपके पास बचा है उसको आप प्रॉपर प्लानिंग करो और 11th क्लास के सिलेबस पर आप इस तरह से कमांड कर सकते हो। चलिए हम बात करें क्लास 12th के लिए। तो फिजिक्स में क्लास 12th का सिलेबस देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर, 1 क्वेश्चन का वेटेज है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी आपका 11th का कोई चैप्टर 12th के चैप्टर को कोरिलेट करता है तो दोनों को आप कंबाइंड स्टडी करो। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जब कूलॉम्स लॉ को आप प्रिपेयर करते हो तो पैरेलल आप ग्रेविटेशन को भी, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के पैटर्न, कैलकुलेशन के तरीके, कॉन्सेप्ट 99% सेम होते हैं। वहाँ हम मास पार्टिकल पर बात करते हैं, यहाँ पर चार्जेस पर बात करते हैं। तो उस तरह से भी आप कोरिलेट करके चैप्टर को एक साथ पढ़ सकते। जब ग्रेविटेशन पढ़ो तो सिमिलर टाइम में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके साथ हमने कंबाइन किया 1 मार्क्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गास थ्योरम वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, गास थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसके एप्लीकेशन पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये आप देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलता हूँ क्लास 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में। तो किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, कार्बन रेजिस्टेंस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन ना आए तो ऐसा लगता है कि फिजिक्स का पेपर नहीं है। तो किरचॉफ्स लॉ को आप बहुत अच्छे से करना है, ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से करना है और कार्बन रेजिस्टेंस को भी उसमें आपको बहुत अच्छे से करना है। तो 3 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 क्वेश्चन का वेटेज के नियर अबाउट चैप्टर है। यहाँ पर आप बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ और शंट पर बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करिए, क्योंकि शंट के हेल्प से जब हम गैल्वेनोमीटर को अपन अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्सन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुत शार्ट टाइम में आपको मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखना और याद करना कि मैं किस चैप्टर पर किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 1 मार्क्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें आप फैराडे के लॉ और लेंस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर आप फोकस कर सकते हैं अपनी। अल्टरनेटिंग करंट पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 वेटेज का। वैसे इसमें 1 to 2, 3 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन अपन ऐसे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बस उसमें आपको सभी स्पेक्ट्रम के आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह आपको याद करने हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन सीधा वेवलेंथ पर पूछा जाता है। रे ऑप्टिक्स, अब इसमें ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है। ऑप्टिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी चैप्टर है। आप 9th 10th क्लास से 8th क्लास से आप ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, समझने बहुत आसान होता है। तो आप लेंस पर, लेंस के कॉम्बिनेशन पर, लेंस के अरेंजमेंट पर जितने क्वेश्चन होते हैं वो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी क्वेश्चन कर लीजिए। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स भी 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है। आप अपने स्टडी को इस चैप्टर में इंटरफेरेंस और आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर फोकस करिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए या मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो आप, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर
ये 2 मार्क्स का वेटेज का। फिर एटम एंड न्यूक्लियाई 2 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेमीकंडक्टर को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, खासकर नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बड़े बड़े फार्मूले नहीं। आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यदि बहुत अच्छा से समझ लेते हैं, यदि आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल गया, अच्छे से आपको टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया और आप उनको समझ गए, तो इनसाइड क्वेश्चन आता है, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको किस किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जब एग्जाम हमारे पास होता है, देखो टाइम तो लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट है, बट जब हमारा एग्जाम पास होता है तो उस समय 1 सेकंड इक्वल टू अदर टाइम्स का 1 मिनट कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम को आप प्रॉपर मैनेज करिए। आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करिए कि आप अपने सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल, अपने उस पर कमांड के हिसाब से, मुझे फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, जूलॉजी को कितना देना है, बॉटनी को कितना देना है, ये टाइम मैनेजमेंट सेल्फ डिसीजन होता है। इसमें मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकूंगा कि इसको इतना आवर्स दो, उसको आपको मैनेज करना है, बट मैनेज करना है। नेक्स्ट इज सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। इस बात को आप कभी नहीं भूलना, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर होते हैं। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट होगा। तो आप कभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप इजी वे, हल्के उसमें मत लेना। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करना ही है लास्ट मोमेंट में, क्योंकि हमको ये एक प्रॉपर वे देता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है। हमको लगता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करेंगे। इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि भाई नीट में आए क्वेश्चन जब मेरे से बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट नेक्स्ट ईयर भी नीट में जो क्वेश्चन आएगा मुझसे बनेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपना प्रिपरेशन चेक नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपको उस ड्यूरेशन पर कैसे आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन पर टाइम मैनेज करना है, ये आप नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट जरूर दो। अनअकैडमी में बहुत से मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं, आप किसी भी मॉक टेस्ट को ले सकते हो और प्रॉपर वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पर आपसे बात किया। आई होप आपको लगा होगा कि इस वे पर चलने से आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। अब हमारे पास पास्ट में हम कितना टाइम वेस्ट कर चुके ये कैलकुलेट करने का नहीं है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इतना टाइम हो पाएगा? 100% हो पाएगा। बचे टाइम को आपको पूरा यूज़ करना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।